नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम प्राइम टाइम विथ नीलू व्यास में, जहां रात 9:30 बजे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं दिन भर की सबसे बड़ी बहस पर। एक ऐसी बहस जहां हम बात करते हैं बड़े मुद्दों की, उनके हर पहलू की। आपको बहलाने की कोशिश नहीं, बल्कि आपके सामने सारे तथ्यों को सामने रखती हूं और फिर आप जो राय चाहें वो बना सकते हैं। एक वादा जरूर है आपसे कि जो सवाल मैं सत्ता से करती हूं वही विपक्ष से भी, सवाल पूछने से नहीं डरती। आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है, ये कहते हुए कि अगर किसानों से खुले मन से बातचीत नहीं होगी तो ये एक राष्ट्रीय मुद्दा बन सकता है। आज की बड़ी बहस इसी पर है। तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए एक समिति का गठन करने को कहा है। यानी कि अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ये आंदोलन अब और लंबा चलेगा? क्या किसान कोर्ट के इस फैसले से खुश है? ये भी एक सवाल है। आज इसी बीच एक खबर आई है कि सिंघू बॉर्डर पर सिख संत गुरु राम सिंह ने अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है और सुसाइड नोट में भी किसानों की हालात को जिम्मेदार ठहराया है। आखिर क्या होगा इन किसानों का और क्या इन्हें न्याय मिल पाएगा? बहरहाल आइए नजर डालते हैं आज कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है। तो आज कोर्ट ने क्या कहा है? जो पहली टिप्पणी है कि कृषि कानूनों पर समाधान के लिए कमेटी गठन का प्रस्ताव किया जाए। कमेटी में देश के सभी किसान संगठन के प्रतिनिधि शामिल हों। अगर ऐसा नहीं होता है तो किसान आंदोलन राष्ट्रीय मुद्दा बन सकता है। कमेटी में सरकार के लोग, भारतीय किसान यूनियन और अन्य किसान संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और किसान संगठनों केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है और साथ ही हरियाणा, पंजाब और यूपी सरकार को भी नोटिस जारी हुआ है। लेकिन बहुत रोचक बात है, आज सीजेआई बोबडे ने कहा है कि सरकार और किसानों की बातचीत आगे भी सफल नहीं होगी। तो तुषार मेहता ने यह कहा कि किसान सरकार से हां या ना में जवाब चाह रहे हैं। तो इस तरीके की आज एक लंबी बहस दिखी है। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें आज के खासकर जो कोर्ट की जो गतिविधियां रही, तो उसका जो मूल पॉइंट एक निकलता है कि एक समिति का गठन होगा और उस समिति में देश के कई और किसान संगठन जुड़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी बहस पर और नजर डालते हैं आज के टॉकिंग पॉइंट्स पर। क्या समिति के गठन से समाधान निकलेगा? क्या सरकार की करनी और कथनी में फर्क है? अगर बातचीत फेल हो रही है तो समाधान कैसे निकलेगा? कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग का क्या होगा? क्या सरकार अभी भी किसानों को उनके अड़ियल रवैये के लिए दोष दे रही है? और क्या किसान आंदोलन खत्म होने के नजदीक है? तो ये सारे बड़े सवाल आज हमारे सामने हैं एक ऐसे दिन जबकि आज 21वां दिन है किसान आंदोलन का और सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन आज सामने आया है कि किसी न किसी तरीके से इस गतिरोध को तोड़ा जाए, इस डेडलॉक को तोड़ा जाए। लेकिन क्या वाकई में समिति का गठन इस पूरी समस्या का समाधान होगा? यही बड़ा सवाल है। मेरे गेस्ट आज जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय करवाती हूं। संदीप द्विवेदी, प्रवक्ता बीजेपी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संदीप। आलोक वर्मा जी, प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अरविंद कुमार सिंह, वरिष्ठ पत्रकार जो कि खेती और किसानी की पत्रकारिता में एक बड़ा नाम है। अरविंद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं चर्चा की शुरुआत आलोक वर्मा से करना चाहती हूं। आलोक जी, सुप्रीम कोर्ट की आज जो टिप्पणी आई है, जिस तरीके से उन्होंने कमेटी के गठन की बात की है, आपको लगता है कि जो पूरी किसानों की जो संगठन है, आज 21 दिन से आप सड़कों पर हैं, आंदोलन आपका जारी है, तो एक समिति के गठन से क्या आज पूरी समस्या का समाधान निकल आएगा? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसान तो हमेशा ऐसे यही चाहता है कि सरकार कुछ सकारात्मक कदम उठाए और हम लोगों का हल निकाले।
भाई 27 नवंबर से हम दिल्ली में बैठे हुए हैं, दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, 4-5 डिग्री के तापमान में किसान खुले आसमान के नीचे बैठा हुआ है। हम्म। तो भाई रास्ता तो सरकार ही निकालेगी, किसान तो निकालेगा नहीं। अब देखो, किसानों की और सरकार के बीच में थोड़ा सा ये जो गड़बड़ी है, मेरा मानना है कि भाई 15 पॉइंट है इस बिल में, और 15 पॉइंट में से 12 पॉइंट ऐसे हैं जिन पर सरकार संशोधन करना चाहती है। तो आप बताओ, 15 में से 12 चीजों पे संशोधन करोगे तो हम तो कहते हैं स्ट्रक्चर ये खराब है, आप इसको बदल दो। उसके बाद जो है आप फिर से बैठ करके किसानों के साथ में नया बिल बनाइए जिसका किसान देश का स्वागत करेगा। और देखिए, सरकार ने तो पहले ही समिति का गठन कर रखा है। भाई समिति उसमें संवाद क्या करे, कोई सार्थक कदम तो हो। आज आप देख लीजिए, 8 तारीख के बाद आज 16 तारीख हो गई, 9 दिन हो गए। 9 दिन में सरकार की तरफ से कोई संवाद नहीं है। अब सरकार ने एक नया इशू खड़ा कर दिया और एक नई बात उसमें लेके चले आया कि अब हम गांव गांव पंचायत करेंगे, लोगों को समझाएंगे, बताएंगे, और कुछ संगठन इस बिल के समर्थन में आ गए हैं। तो ये आपको बातचीत करने का रास्ता दिख रहा है क्या? मुझे तो नहीं दिख रहा है। नहीं, बातचीत तो का देखो, रास्ता आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आपको बातचीत का रास्ता नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अब क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय इसमें इंटरवीन कर रहा है और आज जिस तरीके की बातें कही गई हैं कि एक समिति को बनाया जाए और उस समिति में किसान, सिर्फ भारतीय किसान यूनियन नहीं बल्कि जो देश के कई और किसान संगठन हैं जो कि आंदोलन कर रहे हैं, उनको भी हिस्सा बनाया जाए, तो आपको क्या इस बात से संतुष्टि है या आप कोर्ट के इस टिप्पणी को भी नहीं मानेंगे? नहीं, देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का जो भी अगर आदेश आएगा या जो भी उनका सुझाव आएगा, तो देश का एक न्यायपालिका है, उसका हम सम्मान करते हैं। लेकिन न्यायपालिका का सम्मान अगर किसान करेगा तो मैं सरकार से भी अनुरोध करूंगा कि सरकार भी इस चीज को देखे। अच्छा, न्यायपालिका को, नीतू जी, एक चीज मैं देखता हूं कि जब न्यायपालिका हमारी सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट आ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट को इस पर भी तो किसानों के लिए संज्ञान लेना चाहिए कि किसान का 1868 का धान 800 रुपए में बिक रहा है, या दिल्ली में 27 तारीख से किसान क्यों बैठा है। सरकार को तो सॉरी, सुप्रीम कोर्ट पर को तो इस पे स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन खैर, न्यायपालिका, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। और सरकार से मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि किसान खुले मन से बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन बातचीत में सार्थक कदम के लिए हमने कई बार आपके साथ बैठकें की, आप हमारी नहीं सुनते हो, अपनी बता रहे हो। तो किसान की भाई बात है कि आप बिल में जो है संशोधन नहीं, आप इसको वापसी करिए। चलिए, मैं मेरा मानना है नीतू जी कि जो चीज, सुनिए, जो चीज इस देश के 60% वर्ग के लिए है और उसका विरोध हो रहा है, तो सरकार की भी ये तो नैतिकता है कि भाई सरकार उस बिल को वापस ले ले। क्या उसमें दिक्कत है? चलिए, मैं ये सवाल संदीप से करूंगी कि आज कोर्ट ने भी इस बात को लेकर टिप्पणी की है कि कहीं ना कहीं सरकार खुले मन से बातचीत नहीं कर रही है, और आज खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबडे ने इस बात को कहा है कि ये आपकी जो बातचीत है और जिस तरीके से आप बातचीत कर रहे हैं वो इट इज बाउंड टू फेल। इस बात को एस.ए. बोबडे ने कहा है, जस्टिस बोबडे ने। तो आप इस बात को आज मानते हैं, जो कोर्ट की जो टिप्पणी है, वाकई में सरकार की तरफ से कुछ न कुछ चूक हुई है? नीलू जी, आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगा कि सरकार ने जब प्रथम शुरुआती दौरों में जब किसानों के साथ बातचीत हो रही थी तो सरकार की तरफ से पहला प्रस्ताव यही रखा गया था कि हम एक कमेटी बनाते हैं जिसमें दोनों तरफ से मेंबर्स रखे जाएंगे और वो कमेटी फिर जो रिकमेंड करेगी सरकार उस पर विचार करेगी। लेकिन किसानों ने इस बात को ठुकराया। इसके बाद किसान अपने 29 पॉइंट्स लेके आए जिसपे काफी डिटेल में वार्ता हुई और सरकार ने सभी पॉइंट्स को माना। इसके बाद आपने एमएसपी की बात कही, सरकार ने लिखित में आपको एमएसपी की गारंटी देने की बात की। आपने कहा कि नहीं, एसडीएम को हक नहीं, हमें सिविल कोर्ट जाने का परमिशन मिलनी चाहिए, सरकार ने आपकी वो बात मानी। आपने कहा कि नहीं, केवल पैन कार्ड पर खरीदारी नहीं होनी चाहिए, रजिस्टर्ड फर्म खरीदारी करे, सरकार ने आपकी वो बात मान ली। आपने कहा कि नहीं, हमारी जमीन पे किसी तरीके से पूंजीपतियों का कब्जा ना हो, जबकि ऐसे प्रावधान थे कि जो करार होगा वो सिर्फ फसल का होगा। लेकिन फिर भी सरकार ने आप किसानों को सुनिश्चित करने के लिए कहा कि हम फिर भी इसमें और इसको मजबूत करेंगे कि किसी भी तरीके से जो करार होगा वो सिर्फ फसल, किसान और एक व्यापारी के बीच में होगा, उसका जमीन से कोई लेना देना नहीं होगा। और अगर किसी भी तरीके से उसकी किसान की जमीन को एक समय अवधि से ज्यादा दौर के लिए अगर व्यापारी यूज करता है तो उसको पूरे साल काट जाना देना पड़ेगा। और भी जो अगर आप देखिए जो मांगे थी, सरकार ने कहीं ना कहीं बातों को लिखित में उनकी गारंटी देने की बात कही। अब आगे देखिए, इस आंदोलन को लेकर देखिए, आज भी मुझे किसान नेता बैठे हैं,
इन्हीं के नेता ने, जब ये तीनों कानून पारित हुए थे, पहला बयान इनके नेता का ही था कि 70 साल के बाद इस देश के किसानों के साथ न्याय हुआ है। आज वो इनका बयान मतलब कहां गया है? आप पहले 70 साल नहीं तो के आप न्याय की बात संदीप ये करते हैं। कहने आज संदीप, क्या आपके कहने का ये मतलब है कि जो किसान हैं वो अपने गोल पोस्ट को पूरा बार बार शिफ्ट कर रहे हैं? क्या आपके उसमें कहने का भ्रामकता मतलब ये मत है? फैलाइए। एक सेकेंड, आलोक जी, इनको पूरी बात कहने दीजिए। हाँ संदीप, मुझे जो किसानों के प्रवक्ता है वो ये बता आलोक जी आपके पास आऊंगी दोबारा लौटकर। संदीप को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। जी संदीप बोलिए। देखिए, किसी कानून को हटाना किसी समस्या का समाधान नहीं है। आप कहिए कि हमें संविधान पसंद नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि संविधान भी हटा दो, हमें पसंद नहीं है, तो सरकार संविधान तो नहीं हटाएगी ना। हाँ, अगर उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें आपको लगता है कि आपके अधिकारों के हिसाब से उसमें सुधार होना चाहिए, आपकी आवश्यकताओं के हिसाब से सुधार होना चाहिए, आपकी सुविधाओं के हिसाब से। आलोक जी एक सेकेंड, उनको बात पूरी कर लेने दीजिए। आप लोग दोनों एक साथ बोलेंगे तो किसी की आवाज नहीं जाएगी। गलत बोल रहे हैं। नहीं, आपके पास आऊंगी तब, आप जब आपकी बारी आएगी आप भी अपना पॉइंट रखिएगा। हाँ संदीप, आप अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं अरविंद जी के पास जाऊंगी। देखिए, तो सरकार ने उस पर भी कहा है कि किसी कानून को, अगर मान लो सरकार इन तीनों कानूनों को वापस लेगी तो क्या इनकी समस्याएं हल हो जाएंगी? तो कहीं ना कहीं आप अपना रुख तो स्पष्ट करिए कि आप चाहते क्या हैं। चलिए, आपने ये क्लियर कर दिया कि अभी भी आप कानून वापस नहीं लेंगे। आपका कहने का मतलब ये है कानून वापस नहीं। देखिए, मैं 100% इस चीज पे मुझे लगता है कि मैं आश्वस्त हूं कि सरकार किसी भी कंडीशन में इन कानूनों को वापस लेने के मूड में नहीं है। हालांकि किसानों से इस आंदोलन के बाद बहुत अच्छे सुझाव आए हैं और कहीं ना कहीं सरकार सराहना करती है कि उनको कानून में शामिल किया जाना चाहिए। नहीं, लेकिन मैं जो आपसे समझना चाह रही हूं संदीप, कि आज जब सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति के गठन की बात की है, तो समिति के गठन की बात का मतलब क्या है? क्या इस कानून को ठंडे बस्ते में कुछ समय के लिए रखा जाएगा, इसे सस्पेंड किया जाएगा क्योंकि बातचीत का दौर चलता रहेगा? यह समय 1 साल का हो सकता है, 6 महीने का हो सकता है। आखिर सरकार इसको कैसे समझ रही है, समिति के गठन की बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही? नहीं, देखिए, समिति के गठन को लेके सरकार ने पहले दौर की वार्ता में प्रारंभ में ही यही बात कही थी जो आज सुप्रीम कोर्ट ने कही। हालांकि फिर भी हम सुप्रीम कोर्ट की जो निर्णय है उसका स्वागत करते हैं। दूसरी चीज, आपने कहा कि जो कानून लागू हुए उन पर सरकार का रुख क्या होगा, तो मुझे जो लगता है कि सरकार ने, जैसे कि पहले भी स्पष्ट किया था, कि ना सरकार मंडियां खत्म कर रही है, ना एमएसपी खत्म कर रही है और ना ही किसी तरीके के प्रावधान लगा रही है। सरकार इन तीनों कानूनों को एज इट इज कंटिन्यू रखेगी जैसा इंप्लीमेंट किया है, और इसके बाद उस कमेटी के फीडबैक आने के बाद, उनके सुझाव के आने बाद फिर सरकार उस पर विचार करेगी कि क्या इसमें सुधार किए जाने चाहिए। ओके, अरविंद जी, आप इस को कैसे देखते हैं? आज 21वें दिन आज सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति के गठन की बात की है। अब समिति के गठन में, जैसा अभी संदीप भी कह रहे थे कि भाई सरकार की तरफ से पहला प्रस्ताव यही था कि एक समिति की गठन की जाए जो कि ये तीनों कृषि कानून को देखेगा, परखेगा, समझेगा और किसानों को उसमें स्टेक होल्डिंग, उनके साथ कंसल्टेशंस होंगे। तो अब ये मामला किधर को जाता हुआ दिख रहा है? क्या ये कृषि कानून थोड़े दिनों के लिए लंबित किए जाएंगे? इनको क्या ठंडे बस्ते में थोड़े दिन के लिए डाल दिया जाएगा? इस बात को लेकर कुछ ज्यादा क्लैरिटी अभी मिल नहीं रही है। आपकी समझ क्या कह रही है? नहीं, देखिए नीरू जी, ये जो पूरा सरकार और किसान संगठन, इनके बीच में बातचीत की जो मेच्योरिटी आई थी उसमें 9 दिसंबर के बाद ठहराव आ गया है। और सरकार ने किसान संगठनों को, कई किसान संगठनों को, जिनका इस आंदोलन में कोई भागीदारी भी नहीं रही, कोई भूमिका भी नहीं रही है, और ऐसी ऐसी तस्वीरें आई जिनको लोग पहचानते भी नहीं है जो है, तो उनसे बातचीत करने का जो सिलसिला शुरू हुआ है, उससे सरकार और किसान संगठनों के बीच में एक संवादहीनता और अविश्वास की स्थिति पैदा हुई है। तो मुझे लगता है, मैंने चूंकि पहले जो 1988-89 का किसान आंदोलन भी मैंने देखा, उस समय उत्तर प्रदेश सरकार और चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के बीच में जो समझौता हुआ था वो एक ही बार में एक बैठक में हो गया। अभी मुख्य मुद्दा है कि क्या सरकार इन तीनों कानूनों को रद्द करेगी या स्थगित करेगी, क्योंकि जो चौथा कानून है उसमें भी सरकार कह रही कि अभी वो एक शुरुआती स्टेज में है। तो वो कोई नहीं, सवाल 3 कानून है, और ये जो तीनों कानून है नीलू जी, वो जिस प्रक्रिया से पास हुए हैं वो अपने आप में एक किसानों के अंदर संदेह पैदा करते हैं, क्योंकि आपको पता है ना तो स्टैंडिंग कमेटी को भेजे गए और उस समय अपोजिशन भी नहीं था जिस समय पास हुए हैं,
और मैं आपको बताऊं नीलू जी, केवल 3 पत्रकार थे, मैं था उस समय प्रेस गैलरी में, और संडे के दिन जिस तरह से आखिर में पास हुए हैं, तो बिल्कुल इसमें जो सहमति बनानी थी वो सहमति नहीं बना, इसलिए जो अविश्वास है किसानों के भीतर, और सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा कि ये किसान आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका है। राष्ट्रीय आंदोलन का मतलब नहीं है कि देश भर के किसान दिल्ली आ जाएं। तो मैं ये देख रहा हूं कि जो 1988-89 का जो दिन है वो रिपीट हो रहा है, और इसमें जो है समाधान यही है कि सरकार इन लोगों को जो आंदोलन में शामिल है उनको शामिल करते हुए मुख्य मुद्दों पर आए, ना कि गौण मुद्दों पर। तो आप कह रहे हैं कि मुख्य मुद्दों पर, आपके कहने का मतलब यह है कि जो मुख्य मुद्दे हैं उस पर सरकार बातचीत नहीं कर रही है। आलोक जी, मैं अब आपसे पूछना चाहती हूं कि संदीप ने एक नहीं कई बार इस बात को कहा कि शुरू में समिति के गठन की जो प्रस्ताव है वो सरकार ने रखा, आपने उस बात पे नहीं गौर किया। फिर उसके बाद जो बदलाव आप चाह रहे थे उसके लिए भी सरकार रजामंद हो गई। आज सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी इस बात को कहा है कि देखिए, इस बातचीत के बीच में जो सबसे बड़ा हर्डल और रोड ब्लॉक है वो है किसानों का अड़ियल रवैया। आपको जवाब या तो हाँ में चाहिए या ना में चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़े होकर तुषार मेहता ने कहा है कि फार्मर्स आर रेडी टू शो देयर बैक्स टू द गवर्नमेंट, यानी कि आप पीठ दिखाकर सरकार को खड़े होने के लिए तैयार हैं। आपको हाँ या ना में जवाब चाहिए। तो कैसे होगी ये बातचीत? अगर समिति भी बन जाएगी, अगर समिति भी बन जाएगी तो क्या बातचीत से ही ये हल निकलेगा? नीलू जी, आप एक चीज ये बताओ कि जो सरकार कहती है किसानों का अड़ियल रवैया, आप इस शब्द पे जाइए। अड़ियल रवैया किसने अपना रखा है, किसानों ने या सरकार ने? मेरा मानना है कि आजाद भारत में लोक और तंत्र के बीच में अगर ठन जाए तो लोक को तंत्र से लड़ना नहीं चाहिए, तंत्र को पीछे हो जाना चाहिए। भाई, आप ये जो 3 कानून लेके आए जिसमें आज आप संशोधन को तैयार हो, बात करने को तैयार हो, कमेटी बनाने को तैयार हो, यही काम अगर आप पहले कर लेते तो ये सब दिक्कतें क्यों होती? नहीं भाई, सरकार जो है किसानों के लिए, कोई किसानों ने कानून मांगा तो था नहीं, आप जबरदस्ती हमारी आय दोगुनी करने चल दिए। कौन सा फार्मूला है? किसानों की आय को अगर दोगुना करना पड़ेगा, मैं दावे के साथ नीलू जी कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रवक्ता चैनल पर बैठते हैं, किसी ने स्वामीनाथन की रिपोर्ट वो वाली नहीं पढ़ी होगी, या स्वामीनाथन रिपोर्ट के बारे में उनको इस चीज की जानकारी नहीं होगी जिसके लिए स्वामीनाथन ने किसानों के पक्ष में कहा था। नहीं, लेकिन आलोक जी मुझे एक बात बताइए, आलोक जी मुझे एक बात बताइए कि जिस समिति के गठन की बात कर रही है सुप्रीम कोर्ट, इस समिति को सरकार ने भी इसका प्रस्ताव दिया था। अब आज जब सुप्रीम कोर्ट इस समिति के गठन की बात कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट अब एक रेफरी का काम कर रहा है। जैसे फुटबॉल मैच होता है और रेफरी खड़ा हो जाता है और बाकी प्लेयर्स फिर खेलते हैं और रेफरी की बात मानी जाती है, तो आज जो सुप्रीम कोर्ट नामक रेफरी है आपके और सरकार के बीच में जो इस समय मैच चल रहा है 21 दिनों से, तो आप क्या अपने रेफरी की बात मानेंगे? अगर समिति में ये कहा गया है कि बाकी जो किसान संगठन है अगर वो इसमें शामिल होते हैं, तो अब आप क्या बातचीत के लिए तैयार हो जाएंगे या आप अभी भी अपनी पीठ दिखाएंगे सरकार को? देखिए, मैं आपको बताऊं कि इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन सरकार ने जो अपना अड़ियल रवैया अपना रखा है, बार बार वो इस चीज पे कहते हैं कि कानून वापस नहीं लेंगे, तो नीलू जी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि किसान भी वापस नहीं जाएगा। आप 1 महीने में कानून वापस ले लो, 6 महीने में ले लो, समिति बना के बात करके तब कानून वापस ले लो, किसी तरह, लेकिन ये कानून आपको वापस लेना पड़ेगा। ये किसानों की तरफ से मांग है। और सुन लीजिए, आज तो भाजपा की सरकार ने हद कर दी। भाई, जो किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए जा रहा है उसको रोका जा रहा है। हम 26 जनवरी को, नीलू जी, हम 26 जनवरी को दिल्ली के अंदर जाएंगे और ये अभी हमारे ऊपर आंसू गैस के गोले दाग रहे हैं, वाटर कैनन चला रहे हैं, लाठियां चला रहे हैं। 26 जनवरी वाले दिन प्रत्येक किसान के ट्रैक्टर में, प्रत्येक किसान के हाथ में तिरंगे का झंडा होगा।
मैं देखता हूँ उस दिन सरकार कैसे किसानों को दिल्ली में नहीं घुसने देगी। संदीप जी, आप सुन रहे हैं ये बातें? संदीप जी, मुझे ये बताइए, संदीप जी, आपको नहीं लग रहा है कि सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही? आलोक जी, मैं आऊंगी आपके पास, संदीप जी को जवाब चाहती हूँ। संदीप, मुझे ये बताइए कि आपको नहीं लग रहा कि केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ रही हैं? क्योंकि आज भी देखिए, आज भी नहीं, आलोक जी, ये मेरा सवाल संदीप जी से है। संदीप जी, मुझे ये बताइए कि आज भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जस्टिस बोबडे ने इस बात को कहा है कि आपकी बातचीत, आपका नेगोशिएशन फेल हो रहा है, आप बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, चाहे जैसी भी आपने बातचीत की हो, जिस भी टर्म्स एंड रेफरेंस से किया हो, लेकिन वो बातचीत सफल नहीं हो पा रही है। और अभी आपने सुना कि आलोक वर्मा जी ने क्या कहा है कि तो आपको नहीं लग रहा कि आपके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी? नहीं, देखिए, समस्या बेसिकली कहां पे है वो आपको समझना पड़ेगा कि आलोक जी को ये तो दिख रहा है कि सरकार तीनों कानून वापस न लेने की जिद पड़ी है, लेकिन आलोक जी मुझे एक अभी तक ये पॉइंट नहीं बता पाए कि इन तीनों कानूनों में ऐसी कौन सी कमियां हैं जिसकी वजह से आप इस कानून को वापस लेना चाह रहे हैं। दूसरी चीज, आलोक जी ने सुप्रीम कोर्ट में, आलोक जी एक सेकंड, आलोक जी, संदीप को बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर मैं आपके पास आती हूँ। अरे तो ये नीलू जी गलत नहीं, मैं नुकसान बता रहे, फायदा कहाँ है? फायदा भी तो बताता हूँ। एक सेकंड, उनको बात पूरी कर लेने दीजिए। हाँ संदीप, बोलिए। टिप्पणी नहीं की है। देखिए, सरकार को इसमें, सरकार का रवैया किसी भी तरीके से अड़ियल नहीं है भाई। सरकार को अब या तो जिस तरीके से आपको लगता है कि हम किसानों को ये समझाने में कामयाब नहीं हुए कि ये कानून हम इनके हित के लिए लेके आए, तो हमें कम से कम, हमने जिस कानून पर मेहनत की उस कानून में हमें आप एक पॉइंट बताइए, ये आपकी कमी है, इस वजह से आप कानून वापस लीजिए। नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूं क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। हाँ, बोलिए आलोक जी, आप क्या कह रहे हैं? उसके बाद फिर मैं अरविंद जी के पास जाती हूँ। 4 गुना लोग इस कानून के समर्थन में खड़े हैं और सरकार के लिए तो दोनों किसान में। नीलू जी आलोक जी, हाँ बोलिए, आलोक जी बोलिए। देखिए, इनके 3 कानून है। सबसे पहले तो इन्होंने आवश्यक वस्तु भंडारण अधिनियम को इन्होंने खत्म कर दिया, जिसका आज सीधे आप मार्केट में देख रहे हो, आलू प्याज सब्जियों के दाम कहां तक पहुंच गए। ठीक है। दूसरा, इन्होंने जो किसानों की फसल के वितरण की बात कही, आज आप उत्तर प्रदेश ही आज उत्तर प्रदेश को ही देख लीजिए, 1868 का धान 800 रुपए में बिक रहा है। किसान अपनी फसल को बेच नहीं पा रहा है। एक तरफ सरकार कहती है आप चाहे जहां बेच लो, बाराबंकी का किसान सीतापुर में धान नहीं बेच सकता, बाराबंकी का किसान कहीं और धान नहीं बेच सकता, पुलिस वाले रोकते हैं, अधिकारी रोकते हैं। तीसरी चीज, इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की, आप भाई कॉन्ट्रैक्ट डंकल प्रस्ताव एक आया था, नीलू जी, एक डंकल प्रस्ताव आया था, अरविंद जी बताएंगे, टिकैत साहब ने इसका विरोध किया था और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी टिकैत साहब के साथ मिलकर उन्होंने विरोध किया था। तो भाई डंकल प्रस्ताव जो आया था किसानों के खिलाफ था, उसको वापस लेना पड़ा था। तो इस कानून में क्या दिक्कत है भाई? हम तो बात करने के लिए बैठे हुए ना। आपने जब जब बुलाया किसान तब तब गया। आप वहां पे देखिए नीलू जी, मैं बताऊं, वहां पे जब किसान संगठन जाते हैं तो वहां पर पावर पॉइंट और पीपीटी के माध्यम से किसानों को फायदे समझाए जाते हैं। आप हमारी बात को कभी लेते नहीं। हमने इस बिल के बारे में कम से कम 100 बार चिट्ठियां लिखकर प्रधानमंत्री जी को दिया। आप ये बताओ, दूसरी तरफ किसानों का दुर्भाग्य देखिए कि देश का अन्नदाता दिल्ली के बाहर बैठा हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री जी कच्छ के किसानों से मिलेंगे। क्या हमारे प्रधानमंत्री जी हैं? क्या वो उनको किसान नहीं दिखाई देते? अरे प्रधानमंत्री जी को चाहिए किसानों के बीच में आए। इसीलिए हमने ये प्लान बनाया है कि 26 जनवरी को हम अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से अपनी बात कहेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कृषि मंत्री और गृह मंत्री इस बात करने में नाकाम रहे। संदीप जी बताइए, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर कच्छ के किसानों से मिल रहे हैं तो दिल्ली में जो आंदोलनकारी किसान बैठे हैं उनसे मिलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं तैयार होते? ये तो एक बड़ा लॉजिकल सा सवाल है। नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री जी को किस किसान से मिलना है, किस किसान से नहीं मिलना है, ये पहले से उनके प्रोग्राम्स फाइनल होते हैं और कहीं ना कहीं अगर उन्हें लगेगा कि इन किसानों से मिलना है तो इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, प्रोग्राम फाइनल। दूसरी चीज, एक सेकंड आलोक जी, हाँ, बात उनको पूरी कर लेने दीजिए। देखिए, समस्या की जड़ कहां पे कि जो कानून अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ। आपने कहा कि आज आप एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में धान नहीं बेच पा रहे हैं। भाई, ये कानून इसीलिए तो लाया गया। आपने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक जमाने में विरोध किया गया था। इस कानून में आपको सीधा सा प्रावधान मिला हुआ है, आपके ऊपर पिस्टल रख के कोई आपसे कोई बिजनेसमैन आपकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने नहीं आएगा। ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करेगा और आपको एडवांस पेमेंट करेगा। ऐसे भी नहीं कि फसल उगने के बाद वो आपको पेमेंट करेगा। एग्रीमेंट के 3 दिन के अंदर पेमेंट का प्रावधान है। तो इसलिए देखिए, ये तो आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करेगा ना, कोई जबरदस्ती आपसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं करवा सकता। देखो, सरकार के प्रावधान है। इसमें पेनल्टी, नीलू जी एक सेकंड आलोक जी, संदीप जी को बात पूरी कर लेने दीजिए। हाँ,
देखिए, दरअसल समस्या यही कि इन्होंने ना तो उस कानून को पढ़ा ना समझा, बस क्योंकि इन्हें इनके आकाओं ने समझा दिया कि बस विरोध करना है, तो विरोध करने के नहीं नहीं नहीं, किसान अब वो नहीं है। गलत आपको बात बता दूं, जितने लोग आज सड़क पे हैं उससे नहीं हजार गुना किसान इस कानून संदीप, लेकिन ये कहना कि किसी भी किसान को समझ नहीं है और ये किसान को मिसलीड किया जा रहा है, तो ये तो इस बात का कोई तथ्य नहीं है। मेरा सवाल अब अरविंद जी से है। आलोक जी, मैं आपके पास आऊंगी। अरविंद जी, मुझे ये बताइए कि क्या ये जो तीनों कृषि कानून हैं अब क्या सरकार के नाक का सवाल बन गए? क्योंकि जैसा भी आलोक कह रहे थे कि भाई आप स्थगित कर दीजिए या इस पर और बातचीत करिए, उसको थोड़ी दिन के लिए लंबित कर दीजिए, तो ये सरकार क्यों नहीं कर पा रही है? सरकार को क्या ये लग रहा है कि उसके लिए एक इंसल्ट हो जाएगी अगर वो पीछे हटेगी? ऐसा नीलू जी की आज के 100 साल पहले महात्मा गांधी ने गुजरात की धरती पर एक बात कही थी, जबकि कोई संसद का स्वरूप नहीं आया था। उनका कहना था कि हमारी जो संसद होगी वो गलतियां भी करेगी और गलतियां सुधारेगी भी। ऐसा नहीं है कि जितने भी कानून बनते हैं भारत में वो सब बहुत अच्छे होते हैं या बहुत बुरे होते हैं, लेकिन अगर कानूनों के विरोध में लोग जो है खड़े हो रहे हैं तो उसमें मुझे लगता है कि किसान संगठनों को और सरकार को, दोनों को थोड़ा सा एक लचीला, क्योंकि आपको अंततः संवाद से रास्ता निकलेगा। इस कानून में एक कमजोरी आप कह रहे हैं कि संवाद से रास्ता निकलेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो कह रहा है कि दोनों के बीच में संवाद फेल हो चुका है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा है। नहीं, संवाद नहीं। सुप्रीम कोर्ट देखिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा हम लोग देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तो अब आके पड़ा है इसमें। ये जो मुद्दे हैं उनमें से जो कृषि मूल्य नीति है, ये 1967 को आधार वर्ष मान करके ये चिल्लाते चिल्लाते चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत आज दुनिया में नहीं है, और उनसे भी पहले लोग ये बात कर रहे हैं कि भाई, तो सवाल ये है कि जो वाजिब दाम फसल का वो पूरे किसान आंदोलन के केंद्र का एक बिंदु बन गया है, उसका एक रास्ता निकलना होगा। अभी आलोक जी जो कह रहे हैं, मेरे रिश्तेदारों ने भी 900 रुपए में धान बेचा है जो है, अब आप उसको 1800 नहीं, आप 2500 एमएसपी कर दीजिए। तो सवाल यह है कि अब गारंटी क्यों चाह रहा है किसान की? एमएसपी की गारंटी आप दीजिए। इस समय पूरे आंदोलन का केंद्र बना हुआ है कि एमएसपी की गारंटी आप दीजिए। और संसद में भी अपोजिशन ने बात उठाई थी कि अगर आप ये कानून बना रहे तो इसी में इस बात को भी शामिल कर लीजिए कि सरकार एमएसपी पर गारंटी देगी कि जो प्राइवेट प्लेयर है अगर खरीदेगा तो एमएसपी की गारंटी दे। तो अभी अगर मौजूदा स्थिति में नीलू जी, अगर किसान के साथ यही होता रहा तो ये बर्बाद हो जाएगा, मुझे लगता है। मैं तो 30 साल हो गया मुझे देखते हुए इस विषय को जी, तो इस विषय को बहुत संजीदगी के साथ करने की जरूरत है। नहीं तो आलोक जी, अभी आप सुन रहे हैं अरविंद जी ने क्या बोला, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या एमएसपी को लेकर, जो एमएसपी गारंटी बिल की बात हो रही है, और सरकार के सूत्रों से भी आज कुछ टीवी चैनल्स पर खबरें चल रही थी कि इस तरीके से सरकार सोच रही है एमएसपी गारंटी बिल लाने की, तो अगर ये तीनों कृषि कानून थोड़े दिनों के लिए लंबित हो जाते हैं या इन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है, सरकार अगर ये कहती है कि वो एमएसपी गारंटी बिल लेकर आएगी, तो क्या आप आंदोलन से पीछे हट जाएंगे? आंदोलन खत्म करने का वायदा करेंगे फिर? देखो नीलू जी, अगर सर नहीं, स्थगित पे तो बात नहीं होगी, वापस लेने पे ही बात होगी, और एमएसपी को गारंटीड कानून बनाने पर ही बात होगी। देखो, ये अब जो फैसला है ये किसान नेताओं के हाथ में फैसला नहीं है, ये फैसला देश के किसान का फैसला है। और आप देख लीजिए जिस तरह रोज की रोज सिंधु बॉर्डर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है सरकार के, जिस तरह सरकार की तरफ से जो अमेंडमेंट आए थे आप उनको पढ़ लीजिए, उसमें क्या, उसमें कुछ नहीं, विचार करेंगे, उस पर विचार करेंगे। आप विचार करने का मतलब समझ रहे हो ना, हम लोग भी कोई धरना प्रदर्शन करते हैं, आता है अधिकारी वहां पे ज्ञापन लेता है, कई बार हम लोग इस मुद्दे को उठा चुके हैं और इस पर विचार करेंगे। विचार करते करते हम लोग 32 साल गुजार दिए, 32 साल बाद तो आज किसान आया है। और देखिए, किसी भी सरकार को ये हठधर्मिता नहीं करनी चाहिए। इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को किसानों ने 2 बार बहुमत में ला करके दिल्ली भेजा है। संदीप जी, मुझे ये बताइए कि क्या सरकार अब क्या जिद पर अड़ गई है? अब आज देखिए, आज सिंघू बॉर्डर पर एक सिख संत गुरु ने अपने आप को गोली मार ली,
वो ये कहते हुए सुसाइड नोट में ये लिखा है कि उनसे किसानों की जो हालत है वो देखी नहीं जा रही थी। तो ऐसा तो नहीं कि सरकार के हाथ से चीजें निकल गई हैं? कितना बड़ा एक इमोटिव इशू बन गया है, एक संवेदनशील इशू बन गया है। आज एक सिख गुरु ने आत्महत्या की है, कल हो सकता है कुछ और जो आंदोलनकारी किसान हैं, अगर उन्होंने, भगवान न करे कि कभी कोई ऐसी अप्रिय घटना का समाचार मिले, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो गया तो कैसे सरकार अपने आप को माफ करेगी? देखिए, बहुत निंदनीय है कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने अपने आप की सुसाइड की, और कहीं ना कहीं सरकार नहीं चाहती कि ऐसी घटनाओं को दोबारा रिपीट किसी भी तरीके से किसान करें। दूसरी चीज देखिए, मैं बार बार एक जो बात कही जा रही है कि सरकार जिद पड़ी है, सरकार सिर्फ किसानों से यही तो पूछ रही है कि आप हमें एक वैलिड कारण बता दीजिए जिससे हम ये तीनों कानून वापस ले लें। सरकार 1 मिनट नहीं लेगी अगर आप एक सटीक कारण बता देंगे। दूसरी चीज, सरकार ने वापस ले लिया तो आज 99% जो किसान इस कानून के समर्थन में घर में बैठा है। नहीं, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा कि जिद कौन कर रहा है, सरकार की जिद है या किसानों की जिद है? ये किसान बताए तो ना कि सरकार क्यों वापस ले। नहीं तो किसान तो बता रहा है, किसान तो अपनी प्रॉब्लम को बता रहा है ना आपको। किसान तो डे 1 से अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, सरकार क्यों नहीं समझ रही है इसको? सरकार को पीछे हटने में क्या दिक्कत है? इस कानून में कौन सी ऐसी समस्या है जिसका ये विरोध कर रहे हैं? इन्होंने पूरी डिबेट में एक पॉइंट नहीं बता पाया। और जो इस कानून के समर्थन में घर में बैठे हैं, आज कल अगर वो किसान सड़कों पर निकल आए तो पूरा देश सुलग जाएगा। आज तो आप सिर्फ हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए तो दुविधा की स्थिति है। सरकार को जो समर्थन में है उनके बारे में भी सोचना है, जो विरोध में है उनके बारे में भी सोचना है। आलोक जी, इस बात का जवाब दीजिए कि सरकार की भी तो दुविधा है। एक कानून व्यवस्था को लेकर सरकार के सामने भी एक दुविधा की स्थिति है। आप सरकार को क्यों नहीं समझ रहे कि सरकार की इस समय क्या मजबूरी है? सरकार इस आंदोलन को खत्म करने में लगी है। सरकार किसानों के प्रति गंभीरता से नहीं सोच रही है। नीलू जी, अरविंद जी भी इस बात को बताएंगे, क्योंकि अरविंद जी ने बहुत दिनों से चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी को कवर किया है। इनके बहुत सारे उनके साथ में है इंटरव्यू। देखो, हम लोगों की मांग ये है कि भाई सरकार अगर कोई चीज किसानों के लिए लेके आती, आप व्यापारियों के लिए जीएसटी लेके आए थे, आपने व्यापारियों से बात की थी, ठीक। उसके बाद कानून आने के बाद भी आपने उसमें संशोधन के लिए व्यापारियों से बात की। तो भाई कृषि सेक्टर इतना बड़ा सेक्टर है, इतनी बड़ी चीज है, क्या आपने इसमें किसानों से, प्रधानमंत्री जी ने ये बिल लाने से पहले कोई हमें बता दे संदीप भाई, किस किसान यूनियन से या देश के किस किसान संगठन से उन्होंने बात की? नहीं, ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आलोक जी, क्योंकि आज की अगर आप आर्ग्यूमेंट्स देखें, जिस तरीके के आर्ग्यूमेंट्स आज सुप्रीम कोर्ट में हुए थे, तो तुषार मेहता से जब जस्टिस बोबडे ने कहा कि आपके पास वो लिस्ट है जो कि किसान संगठन वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा हमारे पास कुछ की लिस्ट है। तो यानी कि सरकार के पास वो किसानों की पूरी लिस्ट भी नहीं है। तो आप 3 इतने बड़े कानून लेकर आए, किसानों की इतनी बड़ी संख्या है देश में, और आप वो तीन आप कानून लेकर आ गए बिना किसी कंसल्टेशन के। जी आलोक जी। नीलू जी, हाँ बोलिए। अभी देखिए, संदीप भाई ने एक हमसे बात पूछा था कि किसान अभी तक इस वैलिड कोई इसमें नहीं जवाब दे पा रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से संदीप जी को ये पूछना चाहता हूं कि ये जब से 3 कृषि बिल आप लेके आए हैं, आप मुझे आपके चैनल के माध्यम से ये बता दें कि देश में एक रिपोर्ट है कि 6 से 8% किसानों को ही एमएसपी का लाभ मिलता है। आप ये बता दो कि ये बिल आने के बाद कितने ज्यादा किसानों को एमएसपी लाभ मिला, और आप ये बता दो, आपने इसी कृषि बिल का ही एक हिस्सा है कि आपको एमएसपी से कहीं ज्यादा मिल रहा हो तो आप वहां बेच दो। हमें वो राज्य का नाम बता दो, वो जगह का नाम बता दो, वो फसल का नाम बता दो जहां पर एमएसपी से ज्यादा खरीदारी। चलिए संदीप जी, आपके पास अगर उन राज्यों के नाम है और कितनी एमएसपी आप दे सकेंगे किसानों को, आपके पास वो सूची है, आपके पास वो जानकारी है, तो आप जरा शेयर कर लें आलोक वर्मा जी के साथ। हो सकता है उनको थोड़ा शांति मिल जाएगी। देखिए, पहली चीज तो आलोक वर्मा जी, उस कानून को इम्प्लीमेंट तो होने दें। जब इम्प्लीमेंट ही नहीं होने देंगे, उस पर ही राजनीति होगी, तो इस तरह की जानकारी मुझे नहीं लगता कि कानून को इम्प्लीमेंट होने में होगा। पंजाब सरकार ने इन तीनों कानूनों को लागू नहीं किया। पंजाब का 100% किसान इस कानून के अगेंस्ट खड़ा है। संदीप जी, आप कह रहे हैं कि कानून को इम्प्लीमेंट होने दीजिए। आप देख रहे हैं ना, लव जिहाद का कानून जिस तरीके से यूपी में लागू हुआ है, किस तरीके से धरपकड़ शुरू हुई है, गलत तरीके से लोगों के खिलाफ एफआईआर हो रही है, अरेस्ट हो रहे हैं, तो कैसे किसान अपने आप को सुरक्षित मानेगा? नहीं,
ये आपने किस बेस पे कह दिया कि गलत तरीके से एफआईआर हो रही है, धरपकड़ हो रही है? नहीं, क्योंकि सामने केसेस आ रहे हैं, पुलिस की बर्बरता के मामले सामने आए हैं, जहां पर स्वेच्छा से युवक और युवती मुस्लिम है और उनको भी पकड़ लिया गया एक अफवाह के बेसिस पे। तो ये सब क्या है? नहीं देखिए, उसमें मैं एक चीज कहूंगा, हालांकि मुद्दा यहाँ पर लव जिहाद का नहीं है, मैंने खाली एक एग्जाम्पल दिया है आपको। नहीं देखिए अब मैं वही बात कहूं कि सीए आया नहीं है और मुस्लिमों की नागरिकता चली जाएगी। कितने लोगों की नागरिकता चली गई जो 6 महीने शाहीन बाग में धरने पे बैठे रहे। तो देखिए, कहने के लिए तो एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। दूसरी चीज, आपने कहा कि किसानों से सरकार ने चर्चा की। इस बिल को बनाने में आपके पटवारी से लेके एक छोटे से किसान, सरकार का जो संगठन का व्यक्ति ग्राउंड लेवल का होता है, उससे लेकर पीएमओ तक के लोग जुड़ते हैं इसमें, वैज्ञानिक से लेकर नहीं, अगर इतने सारे कंसल्टेशंस हुए हैं संदीप जी, तो आज तुषार मेहता, आज जब जस्टिस बोबडे ने पूछा तो तुषार मेहता के पास वो किसान संगठन के नाम ही नहीं थे। संदीप जी मुझे ये बताइए, आज तुषार मेहता से जब जस्टिस बोबडे ने इस बात को पूछा कि आपके पास, एक सेकेंड आलोक जी, आज तुषार मेहता से जब जस्टिस बोबडे ने पूछा कि वो किसान संगठन के नाम का है तो वो नहीं बता पाए। मत करिए, कैसे कानून बनता है आपको जानकारी है? संदीप जी, आज तुषार मेहता के पास वो किसान संगठन के नाम नहीं थे। नहीं देखिए, तुषार मेहता के पास किसान संगठन के नाम नहीं थे, वो एक अलग चीज है। वो कहीं ना कहीं हो सकता है उनकी नहीं, इसको अलग कैसे मानूं? मैं तो यही मानूंगी ना कि सरकार के पास जानकारी नहीं है किसान संगठनों के बारे में। नहीं देखिए, किसान संगठन स्टेट लेवल पे भी रजिस्टर्ड होते हैं, सेंट्रल लेवल पे भी होते हैं, कई तरीके के अलग प्रोसीजर्स होते हैं। अब सबको एक किसान संगठन, एक सेकेंड आलोक जी, एक सेकेंड, उनको बात पूरी कर लेने दीजिए, उनको बात पूरी कर लेने दीजिए जी। देखिए, तो कहीं ना कहीं वो तो अलग अलग, अब वो तो सब राज्य सरकारें केंद्र सरकार को देंगी, तो केंद्र सरकार को उसमें देने में क्या बुराई है? वहां तो अधिकार बटे हुए हैं, तो वहां तो आप नहीं कह सकते कि उनके पास ये जानकारी नहीं थी। दूसरी चीज, उसके एक पूरी मैकेनिज्म होती है, कोई कानून ऐसे नहीं बन जाता, उस एक बहुत लंबे मैकेनिज्म प्रोसेस से गुजरता है। और एक बहुत लंबी, जब सदन में इस पर चर्चा हो रही थी तो किसानों के भी रिप्रेजेंटेटिव सदन में थे। आप बताइए कितने लोगों ने इस पे बहुत वैलिड पॉइंट लेके, आज जो मुद्दे उठ के 29 पॉइंट आए, तो उनमें से कितने लोगों ने ये बात उठाई थी? तो कहीं ना कहीं देखिए, इसमें ये कहना, अभी तक आप सरकार को एक पॉइंट ये नहीं बता पाए कि ये क्यों कानून वापस लिया जाए, बस सिर्फ कानून वापस लिया जाए। जी, मैंने जो इनसे पूछा था उस पे बातें नहीं कर पाए। हमने कहा भाई बता दो कितने किसानों को। नहीं, तो वो कह रहे हैं ना कि पहले कानून को इम्प्लीमेंट हो जाने दीजिए। अब अरविंद जी मुझे ये बताइए, अरविंद जी, नहीं, अब एक सेकेंड, मुझे अरविंद जी से पूछना है। अरविंद जी मुझे ये बताइए। नीलू जी सुन लीजिए, बोलिए। उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा देखने को मिला होगा, और इस बात को अरविंद जी बताएंगे, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। उस समय मैं शायद पढ़ रहा होगा जब से पत्रकारिता कर रहे हो, मैं बहुत छोटा हुआ था। उत्तर प्रदेश में देखिए, सरकारों ने पहले भी एमएसपी पे खरीदारी नहीं की, इस बात को मैं स्वीकारता हूं, अरविंद जी भी स्वीकार करेंगे। लेकिन पहले मंडी में और बाजार में इतना बड़ा अंतर भी नहीं होता था कि एमएसपी 1868 बिक रहा है, 800 रुपए में, 900 रुपए में। पहले एमएसपी अगर 1500 है तो मार्केट में 1300-1200 में बिकता था। भाई, कानून आने के बाद किसानों को आधा भी पैसा तो नहीं मिल पा रहा है। और जो आप एमएसपी जो कानून की बात करते हैं, आलोक जी, पहले गन्ना एक सुन लीजिए, पानी लगाने जाते थे तो सफाई उठा ले जाते थे, आप पैदावार कर पाते? अरे सफाई बसपाई के, अरे हमने बनाया आपको। मैं अरविंद जी से पूछना चाह रही हूँ यहाँ पर, एक सेकेंड आलोक जी, एक सेकेंड, मुझे अरविंद जी को यहाँ लाना जरूरी है। नहीं, मेरी बात सुनिए, अरविंद जी से मैं पूछना चाह रही हूँ कि अरविंद जी, यहाँ पर नासमझी किसकी है? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है। सरकार ये कह रही है कि कानून को इम्प्लीमेंट होने दीजिए, फिर देखिए कि कैसे वो पैन आउट करेगा। उधर जो किसान संगठन है उनका ये मानना है कि नहीं, ये तीनों कृषि कानून तो काले कानून हैं और ना उनको किसी तरीके की राहत इससे मिलेगी, बल्कि उनका भविष्य बिल्कुल अंधकार में चला जाएगा। तो नासमझी यहाँ पर किसकी है? किसके इंटरेस्ट के फायदे की यहाँ पर बात हो रही है? जो बार बार ये आरोप लग रहे हैं कि सरकार यहाँ पर सिर्फ कॉर्पोरेट लॉबी के हितों की बात कर रही है, क्या वो सच्चाई है या वाकई में किसान इसको समझ नहीं पाए हैं? देखिए नीलू जी, अगर इस कानून के बनने की प्रक्रिया के पहले थोड़ा सा सरकार ने संगठनों से बात किया होता, क्योंकि आप मालूम ये ऑर्डिनेंस आया, अगर आपने देखा होगा कि अब तक जितने भी सुधार के जो मुद्दे रहे हैं, देखिए एपीएमसी का सुधार, राजनाथ सिंह जब कृषि मंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे जी, तब से और अब तक नहीं इम्प्लीमेंट हो पाया था, क्योंकि मंडी सुधार किया है राज्यों ने, आधे अधूरे मन से किया है, ठीक है। तो मंडियों में, जैसे आलोक जी कह रहे, बात सही है, ऐसा नहीं कि जो मंडियां बनी हुई है वो बहुत
उसीलिए सरकार ने ये कहा था कि 22,000 छोटे ग्रामीण हाट को भी एपीएमसी बनाएंगे जो है जी, ताकि जो है लोग, किसान जो छोटा किसान है उसको फायदा मिले जी। तो आप जानती, एक कानून जब बनता है तो उसके बनने में कम से कम 261 दिन लगते हैं जो है 261 दिन औसतन। लेकिन 5 जून को ऑर्डिनेंस आ गया। उस ऑर्डिनेंस के बाद जितने बड़े किसान संगठन है, भारतीय किसान यूनियन ने सरकार को लिखा कि ये गलत है, पूरा एग्रीकल्चर की इकोनॉमी को नष्ट कर देगा, ये कर देगा। तो ऑर्डिनेंस के बाद आपके पास चारा था कि आप जब संसद में आ रहे थे उसके पहले कंसल्टेशन कर लेते। तो कंसल्टेशन का जो संवादहीनता की जो स्थिति रही, मुझे लगता है वो एक कमजोरी रही है। और अभी भी ऐसा नहीं, आप कोई कानून बना लेते हैं तो संसद में उन कानूनों के सुधार का मौका होता है, उन कानूनों को वापस लेने का भी मौका होता है। मुझे लगता है कि सरकार, देखिए सरकार तो सुप्रीम, बिल्कुल बिल्कुल, आप कानून की बात कर रहे हैं। मुझे याद है कि जब यूपीए के समय में जब लैंड एक्विजिशन बिल पास हुआ था, उसके बाद 115 अमेंडमेंट्स के लिए सरकार रेडी हुई थी। लेकिन अब मेरा सवाल आलोक जी से है, समय खत्म हो रहा है। आलोक जी, मुझे ये बताइए कि ये पूरा आंदोलन किधर को जा रहा है? क्या ये आंदोलन को हम ये समझ रहे हैं कि अब ये समिति बन जाएगी, इसमें बाकी स्टेक होल्डिंग कंसल्टेशंस होंगे, तो क्या ये आंदोलन खत्म हो जाएगा? अगर ये समिति, देखो नीलू जी, मैं आपको बताऊं, ये आंदोलन खत्म होने का नाम नहीं लेगा। अच्छा। किसानों ने 2 चरण अभी ये प्रस्ताव किसानों की तरफ से है कि सरकार के पास 2 चरण है। पहला चरण 26 जनवरी, दूसरा चरण 15 अगस्त। हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया है, ये किसानों का व्यक्तिगत आंदोलन है, किसान ही इसमें है, कोई राजनीतिक दल या भाई सरकार ने तो बहुत खालिस्तानी पाकिस्तानी पता नहीं क्या क्या कह दिया, हमको तो ध्यान भी नहीं है। ये किसानों का आंदोलन है और किसानों ने सरकार को पूरा समय दिया है। और हम अपनी सरकार, हम कहते हैं हम अपनी सरकार जिसको हमने चुनकर दिल्ली भेजा है, उससे किसान ये अपेक्षा करते हैं कि आप इस बिल को वापस लेंगे। समय किसानों का, काम सरकार का, वो आज कर दे, 6 महीने में कर दे, साल भर में कर दे, जब कर दे किसान हंसी खुशी अपने घर को लौट जाएगा। चलिए संदीप जी, मुझे ये बताइए कि अब किसानों को हंसी खुशी उनके गांव आप कब विदा करेंगे? आप कानून वापस ले रहे हैं? क्योंकि देखिए इन्होंने तो साफ कह दिया है कि वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे जब तक कानून को, तीनों कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा। तो बताइए अब आपके पास विकल्प क्या है? देखिए, जब कोई केस कोर्ट में चला जाता है तो कहीं ना कहीं फिर सरकार के भी हाथ बन जाते हैं। और कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आज टिप्पणी की है, और सरकार की प्राथमिकता है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से आगे इन सब चीजों को प्रोसेस किया जाएगा। और रही बात किसानों के हट की बात या सरकार के हट की बात, तो अब कहीं ना कहीं एम्पायर है, एम्पायर खुद डिसाइड करेगा कि कौन, किसकी जिद सही है और किसकी जिद गलत है। और कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि अब सरकार और किसानों के हाथ में कुछ बचा है। अब जो कुछ है वो कमेटी, जो सरकार ने प्रथम दृष्टया जिस बात को कहा था, उसी स्टेप पे अब सरकार फिर वापस आ गई। तो आप कह रहे हैं कि सरकार, जी आपने कहा कि सरकार ने ही पहला ये प्रस्ताव दिया था एक समिति का। आज जो इस पूरे मामले में जो अंपायर है या रेफरी कह लीजिए, वो सुप्रीम कोर्ट बन चुका है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में ये कहा है कि अब एक समिति का गठन हो, उस समिति में केंद्र सरकार हो, भारतीय किसान यूनियन हो, और उसके अलावा जितने भी आंदोलनकारी, जो प्रदर्शनकारी किसान हैं, उनको भी इसका हिस्सा बनाया जाए। अब इस पूरे मामले की सुनवाई कल होनी है। कल तुषार मेहता जो सोलिसिटर जनरल हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट के सामने वो लिस्ट देनी है सारे किसान संगठनों की, जिनसे की बातचीत हो सकेगी उस समिति की। लेकिन समिति के गठन के बहुत सारे मायने होते हैं कि क्या अब इन तीनों कानूनों को थोड़े दिनों तक के लिए लंबित किया जाएगा? क्योंकि जैसा आप अभी आलोक वर्मा जी को भी सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि नहीं, वो तभी पीछे हटेंगे जब कृषि कानून को वापस लिया जाएगा। तो समिति क्या समाधान निकालती है, उस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। लेकिन ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अब यह मामला चला गया है, और कल सुप्रीम कोर्ट क्या संज्ञान लेता है, क्योंकि कल आखिरी दिन है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट विंटर वेकेशंस पर चला जाएगा, उसके बाद जनवरी में कोर्ट खुलेगा। तो इसके बहुत सारे मायने हैं। अब क्या ये आंदोलन और लंबा हो सकता है, कहां जाएगा ये आंदोलन, ये सारे अभी सवाल इस समय एक ओपन बुक की तरह हैं। और देखना ये होगा कि कोर्ट कल क्या कहता है और उस पर सारी बातें आधारित होंगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, संदीप द्विवेदी जी, आलोक वर्मा जी, अरविंद सिंह जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और प्राइम टाइम विद नीलू व्यास में कल फिर से 9:30 बजे आपसे मुलाकात होगी। यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। थैंक यू सो मच।